कहानी अनारकली। लेखक सआदत हसन मंटो। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। उसकी चाल ढाल से रूहानियत टपकती थी। उसका बाप PWD में दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह थी कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता था, इसीलिए कि वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। जब वो कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, मगर वो उन सब से दूर रहता। आखिर उसकी आंख एक शोख लड़की जिसका नाम सीमा था उससे लड़ गई। सलीम ने उससे नज़दीकियां पैदा करनी चाहिए। उसे यकीन था कि वो उसका प्यार हासिल कर लेगा। नहीं तो वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी शुक्रगुजार होगी कि उसने उसे मोहब्बत की निगाहों से देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाई हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े ही खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफ़्फ़त मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश क्यों ठुकरा दी। सीमा का लहजा और भी ज़्यादा खुश्क हो गया। बोली, औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती होगी, मगर फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा अब आप और क्या चाहते हैं। यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी शिकस्त पाई थी। इससे पहले उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो उसके इशारों पर चलती थी, मगर यह सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि वो खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी, इन सब में सबसे ज़्यादा हसीन। मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डालो। ये जुर्म वह कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे की नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा चित्रकार भी ऐसी नाक नहीं बना सकता था। सलीम तो अपने इरादों में नाकाम हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और निगाह पड़ी सीमा पर, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके माता पिता बहुत नाराज़ हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा चलता रहा। सलीम के माता पिता जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना ही होगा। सलीम हिठ धर्म था। जवाब में कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला तो नहीं है। मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफ़ी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा, किस लड़की से। सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो, क्या नाम है उसका। सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिकार उद्दीन की लड़की। जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है कि वो वही है। उसके माता पिता बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से तय हुई है। क्या वो तुमको पसंद करती है। सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके पिता को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने कड़क होकर पूछा,
सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने कैसे जाना? उससे उससे एक बार मैंने मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं समझा? जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के पिता ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, फिर तो ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं है। सलीम एकदम भौचक्का हो गया। नहीं अब्बाजान, ऐसा नहीं कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। किसी की मोहब्बत ली तो नहीं जा सकती, लेकिन आप लोगों से मेरी इतनी ही गुजारिश है कि सीमा को ये पता नहीं लगने दीजिएगा कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है। उसके बाप ने गंजे सिर पर हाथ फेरा। मैं इसके लिए सोचूंगा। यह कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी अपने बेटे की शादी के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। देखा कि वो घोड़े पर सवार बाग में सैर करने आया है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाखा से कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी हुई हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपने हाथ को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने शाखा को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी यह सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दबा ली। अनारकली अपने जोड़े में उड़ीस ली और ये अल्फाज कहकर वहां से चली गई कि आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां, शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शादी में शहजादा सलीम ने अपनी अनारकली की एक झलक भी न देख पाई। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसे इतना प्यार करेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही होती है तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के तरह होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उन्हें ऐसी राहत मिलती है जो उन्हें किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात को 10 बजे दुल्हन को कमरे में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां ही हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी ज़रूरत से काम लिया और कहा, सीमा। यह नाम लेते ही उसकी ज़ुबान खुश्क हो गई। फिर उसने ज़रूरत करके अपने दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौचक्का रह गया। यह सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं। धन्यवाद। कहानी आम, लेखक सआदत हसन मंटो। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की पहुंच बड़े साहब तक भी है, चुनांचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आता तो इसका काम इसी वजह से जल्द जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 साल खिदमत करने की वजह से हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट को वो अपने कांपते हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वजह के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे से खजांचे की तरफ देखता और यह कहकर
कि अगर जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा। बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श, जो कभी कचहरी में काम करता था, बेहद वफादार और शरीफ आदमी है। मुंशी करीम बख्श इस प्रशंसा का सच में हकदार था। कचहरी में अपने काम के दौरान हर अफसर ने उसकी तारीफ की है। हर कोई इस शख्स का कायल था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी की अकड़ टूट जाती है और वो नम्र हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक उस उम्र में भी उसे वैसे ही था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब के गुजरने के बाद उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गरज से जरूर मिलता। इससे उसे बहुत तसल्ली मिलती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपये जेब में डालकर वो छोटे जज के कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता। छोटे जज साहब उसको ज़्यादा देर तक बाहर खड़ा न रखते, फौरन अंदर बुला लेते और सब काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। तशरीफ़ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मज़े में गुजर रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए, बंदा हाजिर है। आपकी बड़ी नवाजिश। इस किस्म की बातचीत के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता। उनके बुलंद किरदार को अपने अंदाज से बार बार कहता। मुंशी करीम के लहजे में खुशामद वगैरह की ज़रा भी मिलावट नहीं होती थी। वो जो कहता था महसूस करके कहता था। इसीलिए जज साहब के लड़के को, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह था कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते थे और देर तक इधर उधर की बातें किया करते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दिलाना नहीं भूलते थे। मुंशी साहब देखिए, इस बार आमों का टोकरा भेजना भूलिएगा नहीं। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें से सिर्फ 2 ही मेरे हिस्से में आए। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर खुश होता था। हुजूर, ऐसा भी कभी हो सकता है? जो ही फसल तैयार हुई फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए तो 2 हाजिर कर दूं। ये बात किसके हैं? आप ही के तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? दुनिया नगर में हुजूर। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 हैं। इनमें से एक को तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतज़ाम वगैरह कराता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की 2 तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने कोट में कांपते हाथों से रखकर इस छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। दोनों में वही रस्में बातचीत हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दुनिया नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चीप नहीं आया है। जो ही चीप आ गया, फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफ़ा मेरे तोहफे ऐसे होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट न हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए 1 टोकरा खास तौर से भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेज दिया जाए, ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज़ आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी, ब्याह के दूसरे ही साल जिसका पति मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से 50 रुपयों में इसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी की वजह से उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फिजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायती थे, मगर इतने किफ़ायती होने के बावजूद भी उनके पास 1 पैसा नहीं बचता था।
उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद सुकून महसूस करता था। उन चंद आदमियों की खिदमत गुजारी जिनसे उसे दिली अकीदत थी। इन खास आदमियों में एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत ही बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज पिछले दिनों की खबर सुना करता था। कभी कभी जब वो बीते दिनों की तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते। किस तरह उन्होंने लायलपुर के जंगली इलाके में खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार कर लिया और किस तरह उनके रौब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का भी जिक्र आता। मुंशी साहब कहिए, अब की दफ़ा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब यह भी कहते, पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे वे बेहद ही लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफ़ा भी ऐसे ही आम हाजिर करूँगा, वैसे ही लजीज, बल्कि पहले से भी कुछ बढ़ चढ़ के ही होंगे। उस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो इसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत ही इंकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अपने ही बाग हैं, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या होगा? बाजार से तो आप कई टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक ही बूटा है जिसके सब दाने घुलावट, खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसीलिए यह चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठरी से बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर टिमटिमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तकसीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूख रखती थी। मुंशी करीम बख्श एक हरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर यह ढीलापन बदसूरत नहीं मालूम होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रगें, चेहरे की गहरी लकीरें उसकी संजीदगी में इजाफा करती थीं। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था जिससे ये निखार उभर आता था। उसके चेहरे का रंग जर्द सफ़ेद था। पतले पतले होठ जो दांत निकल जाने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे, हल्के सुर्ख थे। खून की इस कमी के बावजूद उसके चेहरे पर ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कायम रहा करती है। वो कमज़ोर ज़रूर था, 65 बरस की उम्र में कौन नहीं कमज़ोर हो जाता, मगर इस कमज़ोरी के बावजूद उसमें कई कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। ख़ास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब के आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतियात से टोकरे खोले जाते, इनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या सड़े गले दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिन गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करके उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरों में भरते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी आ जाता था, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों को देखकर वे ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाएं? तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर मिल जाती थी। अब्दुल्ला बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे ही रोज आ धमकता और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता, खाला मैं घास लेने आया हूँ, कल खालू जान आमों के 2 टोकरे लाए थे ना, उनमें से जितनी घास निकली मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा, जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थीं, उसी रोज शाम को मिलने आ जाती और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती, पिछले बरस जो तुमने मुझे टोकरा दिया था ना, बिल्कुल टूट गया, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे और उनकी घास यूं ही चली जाती। इस दफ़ा भी आमों के 2 टोकरे लाए गए,
गले सड़े दाने अलग कर दिए गए और जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे के पहले पहल यह काम खत्म हो गया। चुनांचे दोनों टोकरे गुसलखाने में ठंडी जगह पर रख दिए गए ताकि आम खराब ना हो जाएं। उधर से निश्चिंत होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थीं। वो गर्मियों में आमतौर पर गुसलखाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब के इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े हुए थे। उसको गर्म कमरे में ही बिल्कुल जो तंदूर बना हुआ था 6 बजे तक का वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते तो उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता, मगर वो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। बेहद कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब नहीं होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियाँ किसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुसलखाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस उखड़ रही है और वो गहराइयों के गर्त में उतर रहा है। वैसे छोटे मोटे दौरे उसे पहले भी कई बार आ चुके थे, मगर ऐसा ज़बरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा। सांस लेने में उसे बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। सर बहुत ज़ोरों से चकराने लगा। घबराकर इसने आवाज़ दी और अपनी बीवी को बुलाया। यह आवाज़ सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी दौड़ी आईं। दोनों जानती थी कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्ला बंद के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की कोई सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों में ही मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस तरह बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ने यह देखकर शोर शराबा किया, जिससे आसपास के कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई भी वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी के आखिरी सांसें गिनने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर उसने अब्दुल्ला बंद को, जो उसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ बुलाकर डूबती हुई आवाज़ में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठरी पर जरूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर इसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज न मालूम हो। किसी से यह न कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दुनिया नगर में हमारे बाग हैं, बस। और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को ज़रूर इत्तला भेजना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत की खबर डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को दे दी गई, मगर दोनों चंद नागुजार मजबूरियों की वजह से जनाजे में शामिल न हो सके। इस कहानी को 1943 यानी 1943 में लिखा गया था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानियों के साथ। नमस्कार।